जब हम हिटलर का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही तस्वीर बनती है। हॉलोकॉस्ट, गैस चेंबर्स और लाखों यहूदियों की हत्या। और जब हम इजराइल का नाम सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि एक ऐसा देश जो हॉलोकॉस्ट के बाद यहूदियों का घर बना। पर इन दोनों के बीच एक ऐसा कनेक्शन है जो ना तो इजराइल बताना चाहता है, ना जर्मनी और ना ही मेन स्ट्रीम हिस्ट्री। और वो कनेक्शन है हवारा अग्रीमेंट, यानी ट्रांसफर अग्रीमेंट। 1933 में नाज़ी जर्मनी और ज़ायनिस्ट फेडरेशन ऑफ जर्मनी के बीच एक डील हुई थी जिसने उन यहूदियों को जर्मनी से पैलेस्टाइन जाने में मदद की जो जाना चाहते थे। पर यह इतना सिंपल नहीं था। इसके पीछे की राजनीति, इसके पीछे के कैलकुलेशन और इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, ये सब मिलकर इसे इतिहास की सबसे कॉम्प्लिकेटेड कहानियों में से एक बनाता है। और आज हम यही कहानी जानेंगे। लेकिन इस पूरी कहानी को समझने के लिए पहले एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा जिसे ज़ायनिज़्म कहते हैं। 19वीं सदी के अंत में यूरोप में यहूदियों के साथ बहुत भेदभाव होता था। रशिया में पग्रॉम्स होते थे, यानी यहूदियों के खिलाफ ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस। फ्रांस में ड्राइफस अफेयर हुआ जिसमें एक यहूदी ऑफिसर को झूठे आरोप में सजा दी गई। इन सब घटनाओं ने एक ऑस्ट्रियन जूइश जर्नलिस्ट को सोचने पर मजबूर कर दिया, जिनका नाम था थियोडोर हर्ट्ज़ल। हर्ट्ज़ल ने 1896 में एक किताब लिखी, द जूडेनस्टाट, यानी द जूइश स्टेट। उन्होंने कहा कि यहूदियों को यूरोप में कभी भी इक्वल नहीं माना जाएगा, इसीलिए यहूदियों का अपना एक अलग देश होना चाहिए। यही आइडिया ज़ायनिज़्म कहलाया, यानी यहूदियों के लिए एक अलग होमलैंड। पर यह होमलैंड कहां पर हो? तो इसके लिए हर्ट्ज़ल ने कई ऑप्शंस देखे, जिसमें अर्जेंटीना का नाम आया, उगांडा का नाम आया, पर अल्टीमेटली पैलेस्टाइन को चूज किया गया, क्योंकि यहूदी धर्म में पैलेस्टाइन यानी द लैंड ऑफ इजराइल का एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। ये वो जमीन है जहां एंशिएंट इजराइल था। 1897 में पहली ज़ायनिस्ट कांग्रेस हुई और तब से ज़ायनिस्ट मूवमेंट का एक ही गोल था, पैलेस्टाइन में एक यहूदी स्टेट बनाना। अब एक जरूरी बात समझिए, सभी यहूदी ज़ायनिस्ट नहीं थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उस वक्त यहूदी कम्युनिटी 3 हिस्सों में बटी हुई थी। एक हिस्सा था ज़ायनिस्ट्स का, जो पैलेस्टाइन जाना चाहते थे। दूसरा हिस्सा था एसिमिलेशनिस्ट्स का, जो यूरोप में रहकर वहां के समाज में घुल मिल जाना चाहते थे। और तीसरा हिस्सा था सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट यहूदियों का, जो कहते थे कि यहूदियों की समस्या क्लास स्ट्रगल से जुड़ी हुई है, ना कि नेशनल आइडेंटिटी से। यही डिवीजन बाद में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है जब हवारा अग्रीमेंट की बात आती है। जनवरी 1933 को एडोल्फ हिटलर जर्मनी का चांसलर बना और उसके साथ ही जर्मनी में यहूदियों की जिंदगी एक अंधेरे में डूबने लगी। अप्रैल 1933 में नाज़ी पार्टी ने जूइश बिजनेसेस का बॉयकॉट अनाउंस किया, जिसके बाद यहूदी डॉक्टर्स, लॉयर्स और भी जो गवर्नमेंट जॉब्स में थे उन सबको निकाला जाने लगा। फिर 1935 में न्यूरेमबर्ग लॉज लाया गया, जिससे यहूदियों को फॉर्मली सेकेंड क्लास सिटीजन्स बना दिया गया। यहूदी और नॉन जूइश जर्मन्स के बीच शादी इल्लीगल हो गई। यहूदियों पर इतना प्रेशर था कि वो जर्मनी छोड़ना चाहते थे, पर जाते कहां? अमेरिका ने स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन कोटाज लगाए हुए थे, ब्रिटेन ने भी दरवाजे बंद किए हुए थे और बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी ज्यादा वेलकम नहीं कर रही थीं। और इधर पैलेस्टाइन में ज़ायनिस्ट फेडरेशन अपना काम कर रहा था। वो यहूदियों को पैलेस्टाइन लाना चाहते थे। दोनों के गोल्स अलग थे, पर एक पॉइंट पर ओवरलैप भी करते थे। नाज़ीज चाहते थे यहूदी जर्मनी छोड़े, ज़ायनिस्ट्स चाहते थे सारे यहूदी पैलेस्टाइन आए, और फिर इसी ओवरलैप ने जन्म दिया हवारा अग्रीमेंट को। अगस्त 1933 को नाज़ी जर्मनी के इकोनॉमिक्स मिनिस्ट्री और ज़ायनिस्ट फेडरेशन ऑफ जर्मनी के बीच एक अग्रीमेंट साइन हुई, हवारा अग्रीमेंट। हिब्रू में हवारा का मतलब होता है ट्रांसफर। इस अग्रीमेंट की टर्म्स और कंडीशंस ये थी कि जो यहूदी जर्मनी छोड़कर पैलेस्टाइन जाना चाहते हैं वो अपना पैसा एक स्पेशल अकाउंट में जमा करेंगे और उस पैसे से जर्मन गुड्स खरीदे जाएंगे। जब वो जर्मन गुड्स पैलेस्टाइन एक्सपोर्ट होंगी, तब पैलेस्टाइन में उन गुड्स की बिक्री से जो पैसा आएगा वो उन यहूदियों को मिलेगा जब वो पैलेस्टाइन पहुंचेंगे। यानी यहूदी जर्मनी भी छोड़ेंगे, अपना पैसा भी जर्मन इकोनॉमी में लगाएंगे और बदले में पैलेस्टाइन में जाकर सेटल होंगे। 1933 से 1939 के बीच इस अग्रीमेंट के जरिए लगभग 60,000 जर्मन जूस पैलेस्टाइन पहुंचे और लगभग 100 मिलियन राइक्समार्क्स की वैल्यू का कैपिटल ट्रांसफर हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल कि ये डील क्यों हुई? नाज़ीज के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो यहूदियों को जर्मनी से निकालना चाहते थे। उस वक्त उनका गोल मास मर्डर नहीं था,
वो गोल बाद में आया। 1933 में गोल था यहूदियों को जाने पर मजबूर करना। ज़ायनिस्ट्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो पैलेस्टाइन में यहूदी पॉपुलेशन बढ़ाना चाहते थे। उन्हें ट्रेन्ड, एजुकेटेड और फाइनेंशियली केपेबल इमिग्रेंट्स चाहिए थे। दोनों के इसी गोल्स ने एक प्रैग्मैटिक डील को जन्म दिया। पर इस डील पर बाकी दुनिया के यहूदियों का रिएक्शन क्या था? तो दुनिया भर में यहूदी ऑर्गेनाइजेशंस ने नाज़ी जर्मनी का बॉयकॉट अनाउंस किया था। नाज़ी गुड्स मत खरीदो, नाज़ी जर्मनी से ट्रेड मत करो। ये बॉयकॉट काफी इफेक्टिव भी था और नाज़ी इकोनॉमी को इससे नुकसान भी हो रहा था। लेकिन हवारा अग्रीमेंट ने उस बॉयकॉट को तोड़ दिया, क्योंकि इस अग्रीमेंट की वजह से जर्मन गुड्स पैलेस्टाइन जा रहे थे। ज़ायनिस्ट फेडरेशन खुद नाज़ी जर्मनी से ट्रेड कर रही थी, जिससे बाकी यहूदी कम्युनिटीज बेहद नाराज हुईं। उन्होंने कहा, तुम उस सरकार से डील कर रहे हो जो हमें मार रही है, तुम उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हो। तो इस पर ज़ायनिस्ट लीडरशिप का जवाब था कि हमारा गोल पैलेस्टाइन है और जो भी उसमें हेल्प करेगा हम उससे डील करेंगे। ये एक बेहद कंट्रोवर्शियल और मॉरली कॉम्प्लेक्स पोजीशन थी। 1933 में जब हवारा अग्रीमेंट हुई तो उस वक्त दुनिया भर के यहूदी नेता और ऑर्गेनाइजेशंस इसके सख्त खिलाफ थे। व्लादिमीर जाबोटिन्स्की, जो खुद ज़ायनिस्ट लीडर थे, पर वो हवारा के खिलाफ थे। उनका कहना था, नाज़ी से कोई डील नहीं होगा, बॉयकॉट जारी रहेगा। अमेरिकन जूइश कांग्रेस ने कहा, ये अग्रीमेंट नाज़ी रिजीम को लेजिटिमाइज करती है। वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी काफ़ी डिबेट हुआ। एक साइड कह रही थी, ये डील मॉरल रूप से गलत है, हम नाज़ीज़ की इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो दूसरी साइड कह रही थी, हमें प्रैग्मैटिक होना होगा, अगर हम इससे यहूदियों को पैलेस्टाइन ला सकते हैं तो यही करना होगा। इतनी बहस होने के बाद भी आखिरकार डील हो ही गई। तो इस डील के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? पहला कॉन्सिक्वेंस, 60,000 जर्मन जूस पैलेस्टाइन पहुंचे। ये लोग एजुकेटेड थे, ट्रेन थे। इन्होंने पैलेस्टाइन की ज़ायनिस्ट इकोनॉमी को मजबूत किया। दूसरा कॉन्सिक्वेंस, जो यहूदी जर्मनी में रहे वो बाद में हॉलोकॉस्ट का शिकार हुए, जो गए वो बच गए। तीसरा कॉन्सिक्वेंस, इस डील ने प्रूव किया कि ज़ायनिस्ट लीडरशिप की प्रायोरिटी थी पैलेस्टाइन, यहूदियों की तत्काल सेफ्टी से ज्यादा। ये एक बेहद कड़वा सच है। फिर 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई, जिसके बाद हवारा अग्रीमेंट ऑफिशियली खत्म हो गई और फिर शुरू हुआ हॉलोकॉस्ट। 1941 से 1945 के बीच नाज़ीज़ ने सिस्टमैटिक तरीके से 60 लाख यहूदियों को मार डाला, गैस चेम्बर्स में, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में। ये इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा जेनोसाइड था। 1945 में जब वॉर खत्म हुई तो दुनिया ने जो देखा उसे देखकर पूरी दुनिया शर्मिंदा हो गई, जिसके बाद उस शर्म ने एक पॉलिटिकल विल बनाई। 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने एक प्लान पास किया, यूएन पार्टीशन प्लान फॉर पैलेस्टाइन। इसमें पैलेस्टाइन को 2 हिस्सों में बांटा जाना था, एक यहूदी स्टेट के लिए और एक अरब स्टेट के लिए। यहूदियों ने तो इसे माना, पर अरब कंट्रीज ने मना किया। फिर भी 14 मई 1948 को स्टेट ऑफ इजराइल का ऑफिशियली ऐलान हुआ, जिसके अगले ही दिन अरब कंट्रीज ने इजराइल पर हमला कर दिया। ये पहली अरब इजरायली वॉर थी जिसमें इजराइल जीता। तो हिटलर का इससे क्या कनेक्शन है? तो यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट और अनकंफर्टेबल पॉइंट यह है कि अगर हॉलोकॉस्ट ना हुआ होता तो क्या इजराइल 1948 में बन पाता? बहुत से हिस्टोरियंस का कहना है शायद नहीं। हॉलोकॉस्ट ने दुनिया भर की सिंपैथी यहूदियों के साथ कर दी। हॉलोकॉस्ट ने प्रूव किया कि यहूदियों को यूरोप में सेफ नहीं रखा जा सकता। हॉलोकॉस्ट ने यूएन पार्टीशन प्लान के लिए पॉलिटिकल विल बनाई, यानी हिटलर का वो काम जो उसने यहूदियों को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया, उसी ने अल्टीमेटली इजराइल के क्रिएशन में एक की रोल प्ले किया। ये हिस्ट्री का सबसे आयरॉनिक और ट्रैजिक ट्विस्ट है। हिटलर यहूदियों को खत्म करना चाहता था, लेकिन उसी के एक्शंस ने यहूदियों को एक देश दिला दिया। हवारा अग्रीमेंट के बाद एक और डील हुई जो उतनी ही कंट्रोवर्शियल थी। 1952 में इजराइल बनने के सिर्फ 4 साल बाद वेस्ट जर्मनी और इजराइल के बीच एक रेपरेशंस अग्रीमेंट हुई, जिसे लग्जमबर्ग अग्रीमेंट कहते हैं। इसमें वेस्ट जर्मनी ने अग्री किया कि वो हॉलोकॉस्ट के लिए इजराइल को कॉम्पेंसेशन देगा, 3 बिलियन डॉइश मार्क्स। ये उस वक्त बहुत बड़ी रकम थी। इजराइल के अंदर इस डील पर बहुत विवाद हुआ। हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर्स और उनके परिवार कह रहे थे, हम उन लोगों से पैसे नहीं लेंगे जिन्होंने हमें मारा, ये हमारे मरे हुए लोगों की बेइज्जती है। इजराइल की पार्लियामेंट केनेसेट में इस डील पर डिबेट के दौरान प्रोटेस्ट्स भी हुए।
पर इजरायली पीएम डेविड बेन गुरियन ने कहा, इजरायल को ये पैसा चाहिए, हमें अपना देश बनाना है। हॉलोकॉस्ट की वजह से जो इकोनॉमिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए। जिसके बाद डील हुई और उस रकम ने इजरायल की अर्ली इकोनॉमी को बहुत मजबूत किया। रेलवेज बनी, शिप्स खरीदी गईं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। इस पूरी कहानी में एक पर्सपेक्टिव और है जो अक्सर इग्नोर होता है, पैलेस्टाइन के अरब लोगों का। जब ज़ायनिस्ट मूवमेंट शुरू हुई तब पैलेस्टाइन में यहूदी पॉपुलेशन बहुत कम थी। वहां मोस्टली अरब मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस रहते थे जो सदियों से उस जमीन पर थे। जैसे जैसे यहूदी इमिग्रेशन बढ़ी, टेंशन्स और बढ़ने लगी। 1948 में जब इजरायल बना तो 7 लाख से ज्यादा पैलेस्टीनियन अरब्स अपने घर छोड़कर भागने पर मजबूर हुए। कुछ डर की वजह से भागे तो कुछ को जबरदस्ती निकाला गया। इसे पैलेस्टीनियंस नकबा कहते हैं। अरबिक में नकबा का मतलब होता है कैटास्ट्रोफी, यानी एक कम्युनिटी की ट्रेजेडी दूसरी कम्युनिटी की ट्रेजेडी की वजह से हुई। हॉलोकॉस्ट की वजह से यहूदियों को एक स्टेट मिली, उसी स्टेट के बनने से पैलेस्टीनियंस को अपनी जमीन खोनी पड़ी। ये साइकिल ऑफ ट्रेजेडी आज भी जारी है। गाजा में जो हो रहा है, वेस्ट बैंक में जो हो रहा है, ये सब उसी 1948 की अधूरी कहानी का हिस्सा है। इतिहास किसी एक के साथ नहीं होता, हर साइड का अपना दर्द होता है, हर साइड की अपनी ट्रेजेडी होती है। और एक बैलेंस्ड, एक ऑनेस्ट इंसान होने के लिए दोनों साइड्स को समझना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, ये सब आज क्यों रेलेवेंट है? क्योंकि जब भी इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट की बात होती है, दोनों साइड्स हिस्ट्री को अपने तरीके से प्रेजेंट करती हैं। इजरायली कहते हैं हमें यहां होने का हक है, ये हमारी हिस्टोरिकल और रिलीजियस होमलैंड है। हॉलोकॉस्ट ने प्रूव किया कि हमें अपना देश चाहिए। पैलेस्टीनियंस कहते हैं हम यहां सदियों से थे, हमें हमारी जमीन से हटाया गया, हमारी नकबा को रिकॉग्नाइज करो। दोनों के आर्ग्यूमेंट्स में ट्रूथ है और दोनों के आर्ग्यूमेंट्स में कॉम्प्लेक्सिटी भी है। जो लोग सिर्फ एक साइड की बात सुनते हैं वो पूरी पिक्चर नहीं देख पाते। इसलिए इतिहास को ऑनेस्टली समझना चाहिए। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम प्रेजेंट को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हवारा अग्रीमेंट को भी जानना जरूरी है क्योंकि ये बताता है कि डेस्परेट सर्कमस्टांसेस में लोग और ऑर्गेनाइजेशंस क्या डिसीजंस लेते हैं। हॉलोकॉस्ट को भी जानना जरूरी है क्योंकि ये इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी वार्निंग है। और नकबा को भी जानना जरूरी है क्योंकि एक ट्रेजेडी की वजह से दूसरी ट्रेजेडी हुई और वो साइकिल आज तक नहीं टूटी है। हिस्ट्री कभी सिंपल नहीं होती। हिटलर एक मॉन्स्टर था, ये बात क्रिस्टल क्लियर है। हॉलोकॉस्ट 60 लाख यहूदियों की हत्या थी, ये फैक्ट है। इजराइल एक देश है जो रियल है, ये भी फैक्ट है। पैलेस्टीनियंस की ट्रेजेडी रियल है, ये भी फैक्ट है। इन सब फैक्ट्स को एक साथ रखना यही ऑनेस्ट थिंकिंग है। जो लोग हिस्ट्री को ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं वो अक्सर गलत कंक्लूजन्स पर पहुंचते हैं। हवारा अग्रीमेंट ये नहीं कहती कि हिटलर ने इजराइल बनाया, ये कहती है कि डेस्परेट टाइम्स में इम्पॉसिबल चॉइसेस होती हैं और उन चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस जेनरेशंस तक चलते हैं। आज जब गाजा में बम गिरते हैं और जब इजराइल में सायरन्स बजती हैं तो उस सब की जड़ें इसी कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री में हैं। इसे समझना होगा, इस पर अच्छे से सोचना होगा। किसी एक साइड का ब्लाइंडली समर्थन करने से पहले पूरी हिस्ट्री जाननी होगी क्योंकि इतिहास को इग्नोर करने वाले उसे रिपीट करते हैं और इतिहास को ऑनेस्टली समझने वाले शायद एक बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और थॉट प्रोवोकिंग लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि इस वीडियो के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं। तब तक सोचते रहिए, पढ़ते रहिए और सवाल पूछते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।